देखो, कल की क्लास में जो देखे थे प्राधिकार का प्रतिसहरण, मतलब रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी जो देखे थे, उसमें जो धारा है 201, ये बताता है अभिकरण का पर्यवसान, मतलब अभिकरण जो है वो कैसे खत्म हो जाता है। तो अभिकरण का पर्यवसान मालिक द्वारा अपने प्राधिकार के प्रतिसहरण से अथवा अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार के त्यजन से, मतलब अभिकर्ता जो है वो अभिकरण के काम को छोड़ दे, अथवा अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पे, अथवा मालिक के या अभिकर्ता के मर जाने पे या विकृत चित्त हो जाने पे, अथवा मालिक किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो दिवालिया ऋणियों के अंतोष के लिए हो, दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने से हो जाता है। तो ये सब जो प्रकार है वो बताए हुए हैं कि कितने प्रकार से पर्यवसान हो जाता है। अब उसके बाद जो धारा 202 है, वो बोलता है कि जहां की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित हो, वहां अभिकरण का पर्यवसान। मतलब यहाँ पे अभिकर्ता जो है उसका विषय वस्तु में अगर हित होता है, तब पर्यवसान कैसे होगा, ये चीज बताया हुआ है। जहां की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है, तो उस विषय वस्तु में अभिकर्ता का कोई हित हो, वहां अभिव्यक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का पर्यवसान ऐसे नहीं किया जा सकता है कि अभिकर्ता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये था धारा 202। उसके बाद देखना 203। तो 203 ये बताता है कि मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसहरण कब कर सकेगा। तो पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़कर जो 202 में बताया हुआ है, मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसहरण उसके ऐसे उपयोग किए जाने से पूर्व कि मालिक आबद्ध हो जाए किसी भी समय छोड़ सकेगा। मतलब आबद्धता जो है वो निर्मित नहीं होनी चाहिए, तो उसके पहले कभी भी जो अभिकर है ना, जो मालिक है वो अपने प्राधिकार का प्रतिसहरण कर सकता है, मतलब जो उसको प्राधिकार दिया हुआ है उसको वापस ले सकता है। उसके बाद 204 में ये बताया हुआ है कि प्रतिसंहरण जहां की प्राधिकार का भागतः प्रयोग कर लिया गया है, मतलब जो प्राधिकार है वो उसका कुछ रूप से उपयोग किया जा चुका है, तो उस स्थिति के बारे में बताता है कि मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस अधिकार प्राधिकार के भागता प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता जहां की उस अभिकरण में पहले से ही किए गए कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध है। तो इसमें जो उदाहरण दिया हुआ है उस उदाहरण से समझा जा सकता है इसको। और 205 जो है, ठीक है, धारा 205 बताती है कि मालिक द्वारा प्रतिसहरण या अभिकर्ता द्वारा त्यजन के लिए प्रतिकर। तो यहाँ पे है कि अभिकरण की कालावधि अगर निश्चित हो और वो है ना किसी भी पर्याप्त कारण से अगर इसका प्रतिसहरण या त्यजन करते हैं, मतलब वो अपना प्राधिकार वापस ले लेता है स्वामी, या फिर अभिकर्ता अपना काम छोड़ देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जिसको हानि होगी, जैसे मान लो प्रतिसहरण होता है तो मालिक जो है वो अगर अभिकर्ता को लॉस होता है तो उसको देगा, और अगर त्यजन किया जाता है ना, तो यहाँ पे अभिकर्ता जो है वो मालिक को जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई करेगा। तो ये उनका प्रतिकर देने का दायित्व बनता है उनको। अब देखते हैं 206। तो 206 ये धारा 206 ये बताती है कि प्रतिसहरण या त्यजन की सूचना, मतलब प्रतिसहरण जब स्वामी करेगा और त्यजन जब अभिकर्ता करेगा तो उसकी सूचना कैसे दी जाएगी ऐसे करके। तो ये बताता है 206 में कि ऐसे प्रतिसहरण या त्यजन की युक्तियुक्त सूचना, रीजनेबल नोटिस जो है वो दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा यथास्थिति मालिक को या अभिकर्ता को तद द्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक दूसरे को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो धारा 206 है वो ये बोलता है कि अगर स्वामी द्वारा प्रतिसहरण किया जाता है और युक्ति युक्त सूचना नहीं दी जाती है, तो अगर अभिकर्ता को कोई क्षति होती है या नुकसान होता है,
तो उसकी प्रतिपूर्ति करनी पड़ेगी स्वामी को। और अगर अभिकर्ता त्यजन करता है अभिकरण का, और अगर वो युक्ति युक्त सूचना नहीं देता है स्वामी को, और स्वामी को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति अभिकर्ता को करनी पड़ेगी। ये बताता है धारा 206। अब धारा 207 देखें, ये समझ में आ गया 206 वाला? हाँ सर। अब 207, धारा 207 देखते हैं। तो ये बताता है कि प्रतिसहरण और त्यजन अभिव्यक्त या विविक्षित हो सके। तो यहाँ पे ये बताता है कि प्रतिसहरण जो धारा 207 है वो ये बताता है कि जो प्रतिसहरण है वो या तो अभिव्यक्त हो सकता है या विविक्षित हो सकता है, और दूसरा अभिकर्ता द्वारा जो त्यजन होता है वो भी अभिव्यक्तता या फिर विविक्षित हो सकता है। तो धारा 207 ये बोलती है कि प्रतिसहरण और त्यजन अभिव्यक्तता हो सकेगा या फिर मालिक अथवा अभिकर्ता के अपने अपने आचरण द्वारा विविक्षित हो सकेगा। तो इसको समझने के लिए दृष्टांत दिया हुआ है कि का ए जो है अपना गृह भाड़े पर देने के लिए बी को सशक्त करता है। मतलब ए यहाँ पे स्वामी हो गया और बी उसका अभिकर्ता हो गया कि वो उसको किराए पर चढ़ाएगा। उसके बाद तत्पश्चात का जो है ए जो है वो स्वयं उसे भाड़े पर दे देता है उस मकान को। तो यहाँ पे जो इसका आचरण है स्वामी का आचरण वो क्या है कि विविक्षित प्रतिसहरण बताता है उसके प्राधिकार। तो यहाँ पे स्वामी ने क्या किया, विविक्षिततः अपने प्राधिकार का प्रतिसहरण कर दिया। तो ख के प्राधिकार का विविक्षित प्रतिसहरण हो गया। अब इसी को अगर ये बता देता कि मैं खुद भाड़े में दूंगा ऐसे करके, तो वो क्या हो जाता, अभिव्यक्ततः प्रतिसहरण हो जाता। और ऐसे ही कुछ उदाहरण दिया जा सकता है कि अभिव्यक्तता या विविक्षितता, अभिकर्ता कैसे त्यजन कर सकता है, ऐसे करके उसके उदाहरण आप लोग बना के लिख सकते। अब उसके बाद देखना नेक्स्ट जो है 208 जो है वो बोलता है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान कब अभिकर्ता के संबंध में और कब पर व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी होता है। तो जब पर्यवसान मतलब खत्म होना जो है वो कब होगा उस चीज को बताया हुआ है धारा 208 में। तो देखेंगे इसमें क्या उपबंध दिया हुआ है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान जहां तक अभिकर्ता, मतलब दो भाग में पढ़ेंगे इसको, एक तो अभिकर्ता के संबंध में और दूसरा पर व्यक्तियों के संबंध। तो जहां तक अभिकर्ता से संबंध है उसका उसको ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होगा। मतलब जब उसको ज्ञान होगा अभिकर्ता को तभी वो प्रभावी होगा पर्यवसान जो है। और जहां तक पर व्यक्तियों का संबंध है उन्हें उसका ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे भी पर व्यक्ति जो है थर्ड पर्सन जो है उसको ज्ञान होने के बाद ही वो प्रभावी हो। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जा सकता है कि जब तक उनको पता नहीं लग जाता तब तक ये प्रभावी नहीं हो, है ना। अब उदाहरण से इसको देखते हैं कि बी को ए अपनी ओर से माल बेचने का निर्देश देता है और माल की जो कीमत मिले उस पर ख को 5% कमीशन देने का करार करता है। तत्पश्चात ए पत्र द्वारा बी के प्राधिकार का प्रतिसहरण कर लेता है। ख को उस पत्र के भेजे जाने के पश्चात, मतलब ए जो है वो लेटर भेज देता है लेकिन उसको बी को वो नहीं मिलता है ना। तो इसी बीच में बी क्या करता है कि 1,000 रुपए में उसे बेच देता है। अब यहाँ पे जो क है इस विक्रय से आबद्ध है और ख जो है 5 रुपए कमीशन का हकदार है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसको सूचना प्राप्त नहीं हुई थी पर्यवसान की, इसीलिए ये प्रभावी नहीं हो। अब दूसरा उदाहरण जो दिखा हुआ है बोलता है कि ए जो मद्रास में है पत्र द्वारा अपनी ओर से ख को मुंबई में एक भंडारण में रखी हुई कुछ रुई बेचने का निर्देश देता है और तत्पश्चात पत्र द्वारा उसके प्राधिकार का प्रतिसहरण कर लेता है, वापस ले लेता है और बी को उस रुई को मद्रास भेजने का निर्देश देता है। बी दूसरा पत्र पाने के पश्चात सी के साथ, जिसे पहले पत्र का तो ज्ञान था किंतु दूसरे पत्र का नहीं था, उस रुई को उसे बेचने की संविदा करता है। ए को सी, मतलब बी को सी उसकी कीमत संदत कर देता है और बी उसे
लेकर फरार हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ए के विरुद्ध ग का जो संदाय है वो प्रभावी होगा, मतलब मालिक को मिल गया ऐसे समझा जाए। ठीक है, तो ये पर व्यक्तियों के बारे में जो संबंध है उस चीज को बताया है। अब तीसरा जो है वो देखें कि ए अपने अभिकर्ता बी को अमुक धनराशि सी को देने का निर्देश देता है। ए मर जाता है और जो डी है उसके बिल का प्रोबेट ले लेता है। प्रोबेट लेने का मतलब है कि वो न्यायालय में जाके ये बोल देता है कि अब वो उसका उत्तराधिकारी है। फिर ए की मृत्यु के पश्चात किंतु मृत्यु की खबर सुनने से पूर्व जो सी है को जो बी रुपए संदत कर देता है। ठीक है, तो यहाँ जो है किसको हो गया, अभिकर्ता को पैसा मिल गया, तो ये निष्पादक डी के विरुद्ध यह संदाय प्रभावी होगा। मतलब वो पैसा उसके जो मतलब जो निष्पादक था, ठीक है, जो डी था उसको मिल गया समझा जाएगा इसमें। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट वाला जो है वो है 209। तो यहाँ बताता है कि मालिक की मृत्यु या उन्मत्तता के द्वारा अभिकरण के पर्यावसान पर अभिकर्ता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम पहले देख चुके हैं कि मालिक की मृत्यु या फिर वो चित्त विकृत हो जाता है तो क्या होगा, अभिकरण का पर्यावसान हो जाता है। तो अभिकरण के पर्यावसान के बाद यहाँ अभिकर्ता का क्या कर्तव्य बनता है, कि क्या वो उसी समय से काम बंद कर देगा या कुछ उसके ऊपर कर्तव्य है जिनको वो पूरा करे। तो उसका उपबंध दिया गया है 209 में, और ये बताता है कि जबकि मालिक की मृत्यु हो जाने पर पहला या उसके विकृत चित्त हो जाने से अभिकरण का पर्यवसान हो जाता है, तब अभिकर्ता अपने को न्यस्त हितों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने भूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से सभी युक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध होता है। तो मतलब क्या है कि उसके जो स्वामी, उसका जो स्वामी था, उसके जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, तो उनके हितों के संरक्षण के लिए वो क्या करेगा, सभी युक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है। मतलब उसके ऊपर ये कर्तव्य है कि वो उनके प्रतिनिधियों के हितों के संरक्षण के लिए जो भी जरूरी कदम है वो सभी कदम उठाए। ठीक है, आया समझ। सर एक बार और समझाइए ना इसको। देखो जैसे क्या है कि मान लो तुम एजेंट हो, है ना, किसी के, और जिसके तुम एजेंट हो उसका क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। तो अब क्या है कि एजेंसी तो खत्म हो गई, अब तुम्हारे लिए कुछ काम तो बचा नहीं है। लेकिन अब जैसे मान लो तुमने उसका कुछ पैसा किसी को दिया हुआ है, उसको वापस लेना है, उसका लेखा जोखा रखना है, ठीक है, और ये सब की सूचना को किसको देना पड़ेगा तुमको, कि उसका जो प्रतिनिधि होगा, ठीक है, जो तुम्हारा स्वामी है उसका जो प्रतिनिधि होगा, उस आदमी को ये सब चीज जानकारी देने का, या जो भी जानकारी तुम्हारे पास है वो सब चीज, वो जानकारी उसको देना पड़ेगा कि आपके पिताजी का इतना पैसा जो था वो इसको दिया हुआ है, इससे पैसा लेना है, इतना ब्याज में लेना है, ये सामान उधार में दिया हुआ है, इस चीज से पैसा लेना है। ये चीजें जो है सब चीज ये 209 में बताया। आया समझ में। हाँ सर। अब देखो 210 जो है ना, इस वाले पार्ट में ये आखिरी वाला जो आपका धारा है वो है कि 210 जो बोलता है उप अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यावसान। तो यहाँ ये है कि अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यावसान उन सब उप अभिकर्ताओं के जो उसने नियुक्त किए हों, प्राधिकार का उन नियमों के अध्ययन जो अभिकर्ता के प्राधिकार के पर्यावसान के बारे में एतस्मिन पश्चात, मतलब एतस्मिन अंतर्विष्ट है, पर्यवसान कारित कर देता है। मतलब एक अभिकर्ता जो उप अभिकर्ता को रखा हुआ है, अगर वह एजेंसी खत्म हो जाती है तो उप अभिकर्ताओं के लिए भी क्या बोला जाता है कि वो पर्यवसान हो गया है। लेकिन यहाँ पे उन नियमों के अध्ययन रहता है जो पर अभिकर्ता के प्राधिकार, क्या बोले, पर्यावसन का मतलब सर? खत्म हो जाना। ठीक है,
तो जी सर। वो जो उपबंध दिए होंगे उसके उसी के मतलब एतस्मिन अंतर्विष्ट है, तो उनके उपबंधों के अंतर्गत रहेगा। और लगभग क्या है कि ये समझा जाएगा कि अभिकर्ता का मतलब अभिकरण के पर्यावसन से उप अभिकर्ता जो होते हैं, है ना, उनके भी प्राधिकारों का पर्यावसान हो जाता है। मतलब अभिकर्ता को अगर प्राधिकार खत्म हो गया तो उप अभिकर्ताओं को भी प्राधिकार खत्म हो गया है, ऐसा समझा जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो था वो अपने जो उपबंध दिए हुए थे भारतीय संविधान अधिनियम में, वो चीज को तो देख चुके। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इससे जो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है इस वाले टॉपिक। तो देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उन विभिन्न दशाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें किसी अभिकरण का पर्यावसान अथवा समापन हो जाता है। तो पर्यावसान मतलब समापन भी समझ सकते हो, ठीक है, खत्म होना ही होता है वो। ठीक है, तो डिस्कस द वेरियस सर्कमस्टेंसेस इन विच एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड, मतलब कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताता है कि भारतीय संविधान अधिनियम में क्या बताया हुआ है, धारा 201 से लेकर 207 तक क्या बताता है, प्रावधान किया गया है इसके बारे में, है ना। तो वो चीज आपको लिखनी है। और जो हेडिंग्स जैसे डालोगे तो उसको नोट कर सकते हो, आप लिख लो कि जो पर्यावसान हो जाता है वो निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है, ऐसे करके। पहला है, मालिक द्वारा अपने प्राधिकार का प्रतिसहरण कर लेने पर। मालिक द्वारा अपने प्राधिकार का प्रतिसहरण कर लेने पर, तो बाय रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, पहला हुआ ये। दूसरा है, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार का त्यजन कर देना। अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार का त्यजन कर देने पर। तीसरा है, अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पर। ये सब आपको मिलेगा ना, 201 में ही मिल जाए। ठीक है, चौथा है, मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, है ना। और पांचवा है आपका, मालिक या अभिकर्ता के विकृत चित्त हो जाने पर। और छठवां है कि मालिक के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने पर। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट लिखे हो उसमें आप उल्लेख कर सकते हो धारा 203, 204 का, 205 का। ठीक है, धारा 206 के बारे में भी लिख सकते हो, धारा 207 के बारे में भी लिख सकते हो। दूसरे वाले पॉइंट में जो दिया था, अभिकर्ता द्वारा अभिकरण के कारोबार का त्यजन कर देना, ये धारा 206 लिख सकते हो इसमें आप। ठीक है, और तीसरा वाला जो पॉइंट था, ठीक है, अभिकरण के कारोबार के पूरा हो जाने पर, तो इसमें 201 जो है वो लिख सकते हो। और जो चौथा पॉइंट है, मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, तो 201, 209 लिख सकते हो इसमें, है ना। और पांचवा पॉइंट में, मालिक या अभिकर्ता के विकृत चित्त हो न जाने पर 209। और मालिक के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने पर 209 लिख सकते हो। तो ये ऐसे खत्म होता है आपका अभिकरण का पर्यावसान। कोई डाउट है तो पूछो।